लिली पूछती है कि मैं पहले इतना अपसेट क्यों लग रहा था। मैं काफी देर तक चुप रहता हूँ, फिर केयरफुली अपने वर्ड्स चुनता हूँ। आज एक वेल्दी कपल मेरे पास आया था। उनका कहना है कि मेरी फैमिली उन पर कोई डेट छोड़ गई थी और अब वो मुझे अडॉप्ट करना चाहते हैं। लिली का एक्सप्रेशन सब कुछ बता देता है। तुम ऑलमोस्ट अडल्ट हो, अब अचानक तुम्हें अडॉप्ट क्यों करने आ रहे हैं? ये कैसा लॉजिक है? मैं उसकी तरफ देखता हूँ लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहता। उनकी फैमिली बहुत रिच है। उनका कहना है कि अगर मैं उनका बेटा बन जाऊं तो मेरी स्ट्रगल वाली जिंदगी खत्म हो जाएगी। ओह, तो रिच होने से वो स्पेशल हो गए? लिली डिसबिलीफ में हंसती है, लेकिन अगले ही पल उसका एक्सप्रेशन फ्रीज हो जाता है। ओह ये मुझे अच्छे से पता है वो क्या सोचने वाली है। मैं हल्का सा सिर हिलाता हूँ। मैं ऑर्फन हूँ। मैंने अपने फादर को कभी नहीं जाना। मेरी मॉम मुझे 7 साल की उम्र में छोड़कर चली गई थी। उसके बाद स्ट्रेंजर्स की डोनेशन से समहाउ स्कूल कंप्लीट किया। मेरी आवाज हल्की और स्टेडी रहती है, चेहरा भी काम, लेकिन वही कामनेस बात को और ज्यादा भारी बना देती है। लिली का दिल दर्द से भर जाता है। ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। इतना भी नहीं। मुझे अकेले रहने की आदत पड़ गई है, इसलिए जब ये अजनबी अचानक इतने ऑफर्स लेकर सामने आए तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया और उसका गुस्सा मैंने तुम पर निकाल दिया। सॉरी मत बोलो, गलती उनकी है। लिली को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस वेल्दी कपल की मैं बात कर रहा हूँ वो उसके अपने पेरेंट्स हैं और मैं वही वर्थलेस इनसफरेबल भाई हूँ जिससे वो नफरत करती है। कुछ पल के लिए उसे समझ नहीं आता क्या कहे। आखिर उसकी पोजीशन ऐसी नहीं थी कि वो मुझे कोई बड़ा प्रॉमिस दे सके। काफी देर की चुप्पी के बाद लिली गहरी सांस लेती है। क्या तुम अभी स्ट्रगल कर रहे हो? अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो मैं हूँ, और प्लीज उस कपल को तुम्हें अडॉप्ट मत करने देना। तुम्हें नहीं पता कुछ रिच लोग कितने रूथलेस होते हैं। वो हर चीज अपने फायदे के लिए करते हैं। तुम इतनी गुड लुकिंग हो, अगर तुम सच में उनके बेटे बन गए तो क्या तुम बस उनके कंट्रोल में नहीं चले जाओगे? मुझे पता है, और अभी मैं ठीक हूँ, पैसों की कमी नहीं है। मैं लिली के चेहरे पर साफ दिख रही चिंता को देखता हूँ और हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ। वरी मत करो, मैंने उन्हें साफ जवाब दे दिया है। वो कुछ भी कह ले, मेरा आंसर नहीं बदलेगा। लिली आखिर राहत की सांस लेती है, लेकिन उसकी ब्राउज अब भी हल्की सिकुड़ी हुई थी। ऐसे लोग आसानी से हार नहीं मानते। मुझे बताओ वो लोग कौन है? मेरी फैमिली सबसे रिच नहीं है, लेकिन जिन्हाई सिटी में हमारे कनेक्शंस हैं। मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ कि वो दोबारा तुम्हें परेशान न करें। जरूरत नहीं, उन्हें क्लाउन समझकर इग्नोर करो। मैं सिर हिलाता हूँ। तुमसे बात करके ऑनेस्टली काफी बेटर फील हो रहा है। अब हल्का लग रहा है। मैं अपना फोन निकालता हूँ और आखिरकार लिली को अपना कॉन्टैक्ट ऐड करने देता हूँ। किसी का आइडियल बनना, वो इंसान जिसे वो दिमाग से निकाल ना पाए, इतना मुश्किल नहीं होता। शुरुआत के लिए बस ऐसा चेहरा काफी है जो उन्हें पहली नजर में रोक दे। लेकिन अगर तुम्हें किसी को सच में ऑब्सेस्ड करना है, ऐसा कि वो तुम्हारे बारे में सोचना बंद न कर पाए, तो तुम्हें हॉट एंड कोल्ड खेलना पड़ता है। कभी पास कभी दूर। सही मोमेंट पर उन्हें अपनी कोई इंप्रेसिव साइड दिखाओ, लेकिन पूरी तरह रिवील मत हो। बस इतना कि वो और जानना चाहें। जैसे इस कॉफी मीटिंग में बातों बातों में मैं कैजुअली मेंशन कर देता हूँ कि मुझे 15 साल की उम्र में चिंगबे यूनिवर्सिटी में फास्ट ट्रैक एडमिशन मिल गया था। कुछ देर बाद मैं जाने का एक्सक्यूज बना देता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं साथ चलती हूँ। लिली क्लियरली मुझे जाने नहीं देना चाहती थी। जिस तरह वो मुझे देख रही थी उसमें ऑलमोस्ट डेस्परेशन थी, लेकिन मैं उसे साथ आने का मौका नहीं देता। कुछ काम है। जो जगह मैंने खरीदी है उसकी रेनोवेशन अभी बाकी है। मुझे एक अच्छी क्रू ढूंढनी है। क्या हम कभी साथ में खाना खा सकते हैं? वो मेरे साथ आना चाहती थी, लेकिन मेरे एक्सप्रेशन में इतनी डिस्टेंस थी कि वो खुद को रोक लेती है। अभी हम उतने क्लोज नहीं हुए थे। ज्यादा ईगर होना सिर्फ मुझे दूर धकेल देगा। मैं उसे हल्की स्माइल देता हूँ। ऑफ कोर्स। तो फिर तय रहा। लिली काफी देर तक मेरी जाती हुई बैग को देखती रहती है, फिर जैसे किसी ट्रांस से बाहर आती है। ऑलमोस्ट ड्रीमी हालत में वो अपना फोन निकालती है और मेरी प्रोफाइल पिक्चर को घूरने लगती है। सिंपल नेम, ऑलमोस्ट एम्प्टी सोशल फीड, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं, लेकिन उसके होठों के कॉर्नर्स लगातार ऊपर उठते जा रहे थे। आखिरकार उसके पास मेरा कॉन्टैक्ट था और अब वो मेरा नाम भी जानती थी। ईथन लू। क्या अच्छा नाम है। और सबसे बड़ी बात, मेरा सरनेम भी उसी जैसा था। क्या ये फेट नहीं? क्या यही डेस्टिन फैमिली होने का साइन नहीं? लिली गहरी सांस लेती है और हवा में उड़ते हुए घर की तरफ लौटती है। अगर शैंग ग्रुप जिन्हाई सिटी की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी थी तो गोल्डन मून ज्वेलरी उस शहर में वेल्थ का सिंबल था। सिर्फ पावरफुल और रिच लोग ही गोल्डन मून की चीजें अफोर्ड कर सकते थे। आम लोग तो इस ब्रांड का नाम तक नहीं जानते थे। और मैं गोल्डन मून ज्वेलरी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर था। जब मैं शेयर होल्डर बना था तब मेरी उम्र सिर्फ 13 साल थी। इंपीरियल ग्रीन जेट का एक सिंगल पीस म्यू फैमिली को बैंक्रप्सी के एज से वापस खींच लाने के लिए काफी था। उसी वजह से मैं म्यू फैमिली का सबसे बड़ा बेनिफैक्टर बन गया। बदले में मुझे गोल्डन मून ज्वेलरी का 50% हिस्सा मिला। तब से हर साल मैं म्यांमार जाता रहा और वहां से एक्सेप्शनल रॉ स्टोन्स लाकर ब्रांड को बेचता रहा। उन्हीं स्टोन्स ने गोल्डन मून को जिन्हाई सिटी की अनडिस्प्यूटेड ज्वेलरी किंग बना दिया। पूरी म्यू फैमिली मुझ पर बेहद ग्रेटफुल थी। उन्होंने हमेशा कहा कि मुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो मैं सीधे उनके पास आ सकता हूँ, लेकिन मैं किसी पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं करता। मेरे एक्सपीरियंस में किसी के दिल में सच में क्या चल रहा है ये कभी पता नहीं चलता। इसलिए मैंने जितने भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं उसके बावजूद मैंने कभी किसी को लू फैमिली या उनके लिए अपने प्लान्स के बारे में एक शब्द तक नहीं बताया, एक हिंट तक नहीं। मैं अपनी जिंदगी बिल्कुल एक नॉर्मल यंग मैन की तरह जीता हूँ। अच्छे से पढ़ाई, दोस्त बनाना, सब कुछ आम इंसान जैसा। और मैं जितना ज्यादा ऑर्डिनरी दिखता हूँ उतना ही मिस्टीरियस लगता है उन लोगों को जो मेरी असली वर्थ जानते हैं। मू फैमिली का मार्कस मेरा पहला सच्चा दोस्त था। वो मुझसे 4 साल बड़ा है। ग्रेजुएशन के बाद वो वापस जिन्हाई सिटी आया और उसने अपना बिजनेस शुरू किया, इंटीरियर रेनोवेशन का। इसलिए मैं मार्कस को कॉल करता हूँ और उससे कहता हूँ कि वो मेरी नई जगह देखकर डिजाइन
डिजाइन डिसाइड करने में हेल्प करे। वाह भाई, ईथन ने आखिर खुद का घर खरीद ही लिया। मुझे लगा था तू पूरी जिंदगी कैंपस में ही रहेगा। मेरी कॉल से वो जेन्युइनली खुश हो जाता है। कहाँ है तू? अभी फ्री हूँ, तुरंत आता हूँ। मार्कस हमेशा मेरे लिए सब कुछ छोड़ देता है। उसका ऑफिस गिनहाई रोड से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए लोकेशन बताते ही वो कुछ ही मिनटों में पहुंच जाता है। वो इजी गोइंग और स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, लोगों के साथ कोई फेक बिहेवियर नहीं। यही चीज मुझे उसके बारे में पसंद है। अचानक घर खरीदने का आइडिया कैसे आया? वो मजाक करता है, लेकिन उसकी आंखों में साफ कंसर्न था। सब ठीक है ना? कुछ हुआ क्या? बस मन किया, मैं कैजुअली जवाब देता हूँ। तू बता, आजकल क्या चल रहा है? सुना है किसी को चेस कर रहा है? मार्कस का चेहरा तुरंत लाल हो जाता है। यार, मेरे पेरेंट्स को हर चीज सबको बतानी जरूरी लगती है क्या? वो ऑकवर्ड हंसी हंसता है। इतना भी बड़ा डील नहीं है, मुझे कोई पसंद है तो कोशिश कर रहा हूँ। वर्कआउट ना भी हुआ तो क्या, यंग हो तो शॉट लेना चाहिए, करियर में भी लव में भी। मैं हल्का मुस्कुराता हूँ। जिसने सच में तेरे दिल को हिला दिया वो लड़की डेफिनेटली स्पेशल होगी। ऑब्वियसली, मार्कस गर्व से चिन उठाता है। बस देखना, जब वो मेरी हो जाएगी ना, तब मैं उसे तुझसे मिलवाऊंगा। उस दिन का इंतजार रहेगा। दूसरी तरफ मुझसे अलग होने के बाद लिली सीधे घर लौटी है, लेकिन जैसे ही वो अंदर कदम रखती है उसे तुरंत महसूस हो जाता है कि लिविंग रूम का माहौल अजीब है। विक्टर ने कभी सोचा भी नहीं था कि खुद जाकर भी उसे कुछ हासिल नहीं होगा। ये बात ही उसके लिए काफी इंसल्टिंग थी, लेकिन उससे भी ज्यादा जाते वक्त मेरा उसकी आंखों में देखकर उसे सुनाना। एक ऐसा आदमी जिसने पूरी जिंदगी खुद को सबसे ऊपर देखा हो, उसके लिए ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था। पूरे रास्ते उसका एक्सप्रेशन स्टोन कोल्ड बना रहा और घर पहुंचते ही उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो लिविंग रूम के कॉर्नर में रखा वेज लात मारकर गिरा देता है और डायना को घूरता है। आज तुम वहां करने क्या गई थी? स्टैचू बनकर खड़ी रहने? एक शब्द तक नहीं बोला तुमने। मैं चेयरमैन हूँ और एक सड़क छाप लड़का मेरे सामने इस तरह बात करे और तुम बस देखती रहो। मजा आया तुम्हें? ये सुनते ही डायना की आंखें लाल हो जाती हैं। मजा? तुम्हें सच में लगता है मुझे मजा आया? वहां जाने से पहले उसने खुद को समझाया था कि चाहे मैं जैसा भी हूँ, आखिर हूँ तो उसका बेटा। अगर मैं थोड़ा रफ भी हुआ तब भी वो मुझे अच्छे से ट्रीट करेगी। लेकिन उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं इतना रूड निकलूंगा। ऐसे बेटे का क्या फायदा? वो आंखों के कोने पहुंचती है। कम से कम उन्होंने फेक स्टोरी बना दी, इसलिए अभी तक उसे पता नहीं कि वो लू फैमिली का असली एयर है, वरना इस फैमिली को कभी शांति नहीं मिलती। डायना की आवाज में बिटरनेस भर जाती है। मुझे क्या पता था वो ऐसा होगा। बाहर पला बड़ा है, कोई मैनर्स ही नहीं। विक्टर के गुस्से का सामना करते करते डायना के लिए मेरे लिए बची हुई आखिरी गुडविल भी खत्म हो जाती है। उसे अडॉप्ट नहीं होना? फाइन, फिर मत अडॉप्ट करो। कोई गुड डील बिना पनिशमेंट के नहीं रहती। मैं अपना दिल लगाकर ऐसी चीज में एफर्ट डालने वाली नहीं, और उसके एटीट्यूड के साथ अगर वो सच में यहाँ आ गया तो मुझे जल्दी ग्रेव में पहुंचा देगा। वो ठंडी आवाज में बोलती है। अब उसके साथ आगे जो भी हो, अगर कभी स्ट्रगल करे तो बस कुछ पैसे भेज देना। इस जिंदगी का मदर सन डेट वहीं खत्म समझना। अब उसके लिए उसका इकलौता बेटा सिर्फ टाइलर था। डायना पूरी तरह हाथ झाड़ लेती है। विक्टर भी ये सब छोड़ देना चाहता था, लेकिन हर बार जब वो सोचता कि मैं उसके कितने काम आ सकता हूँ, उसका मन बदल जाता। लू फैमिली भले ही गिनहाई सिटी की सबसे अमीर फैमिली हो, लेकिन नेशनल लेवल पर उनका नाम हार्डली मायने रखता था। एलीट सर्कल्स में स्ट्रेटेजिक मैरिज सबसे कॉमन तरीका था, बड़े लोगों से कनेक्शन बनाने का। यही सोचकर विक्टर फिर डायना पर पलटा है। तुम्हारे लिए कहना आसान है, मैं भी उससे डील नहीं करना चाहता, लेकिन अगर किसी और को उसकी असली आइडेंटिटी पता चल गई और उन्होंने उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर लिया तो उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। एक गलत कदम और लू फैमिली की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। उसमें डिसिप्लिन नहीं है तो वापस लाकर सिखाएंगे, उसे मैनर्स नहीं आते तो सीखने पड़ेंगे। तुम्हें डर है कि वो तुम्हें स्ट्रेस देगा, लेकिन क्या तुम्हें बाहर के लोगों की बातों से ज्यादा डर नहीं लगना चाहिए? लिविंग रूम में स्टाफ मौजूद नहीं थे, इसलिए विक्टर बिना कुछ रोके बोल रहा था। औरतें हमेशा की तरह शॉर्ट साइटेड होती हैं, बस सामने की चीजें देखती हो, पीछे छिपे बड़े स्टेक्स नहीं। उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं। अगर हमें उसके एग्जिस्टेंस का पता ही ना होता तो ठीक था, लेकिन अब जब पता चल चुका है तो उसे घर वापस लाना ही पड़ेगा। विक्टर की बात सुनने में लॉजिकल लग रही थी, लेकिन मुझसे मिलने के बाद डायना सच में मुझे वापस नहीं चाहती थी। वो सोफा पर गिर जाती। उसके चेहरे पर बिटरनेस और रिजेंटमेंट साफ था। वो एक साथ गुस्से में भी थी और दुखी भी, लेकिन वो अडॉप्ट होना ही नहीं चाहता। हम उसे सच भी नहीं बता सकते, और अगर वो बायोलॉजिकल सन बनकर वापस आया तो टाइलर का क्या होगा? डायना की आवाज काम जाती है। टाइलर का हमसे कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन वो इतना अच्छा बच्चा है, इतना काइंड। अगर उसे सच पता चला तो वो टूट जाएगा। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? विक्टर की आवाज ठंडी पड़ जाती है। टाइलर या लू फैमिली? उसके पास अब पेशेंस नहीं बची थी, और मैंने कब कहा कि हम उसे सच बताएंगे? विक्टर की आंखों में कोल्ड ग्लिंट चमकती है। लोग जब तक कॉर्नर में पुश न किए जाएं तब तक टफ एक्ट करते रहते हैं। वो सीधे डायना की तरफ देखता है। तुम इससे दूर रहो, उसे वापस लाने का तरीका मैं ढूंढ लूंगा। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि जब वो यहाँ आए तो उसे सही तरीके से सेट स्ट्रेट करना। विक्टर की आवाज सख्त हो जाती है। एक प्रॉपर यंग मैन काम और इजी टू मैनेज होना चाहिए, उसके जैसा नहीं। ये कहकर विक्टर उठता है और ऊपर चला जाता है। डायना को अंदाजा था कि वो क्या प्लानिंग कर रहा है। उसे पता था कि चाहे कुछ भी हो, आखिरकार मैं इस घर में वापस आ ही जाऊंगा। मेरे एटीट्यूड को सोचकर वो खुद पर तरस खाने लगती है। मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? फेट मेरे साथ इतनी क्रूअल क्यों है? डायना की आंखों से रिजेंटमेंट भरे आंसू गिरने लगते हैं, और ठीक उसी समय लिली घर के अंदर आती है। अपनी माँ को रोते देखकर उसका दिल बैठ जाता है। मॉम, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? डैड कहाँ है? क्या आप दोनों आज उस लो लाइफ से मिलने नहीं गए थे? वो वापस नहीं आया। अपनी बेटी को देखते ही डायना और ज्यादा दुखी हो जाती है। वो हैंडकरचीफ से चेहरा पोंछती है और लिली को पूरी बात बताती है, खासकर वो हर शब्द जो मैंने कहा था। लिली का खून खौल उठता है। उसके दिमाग में वो सो कॉल्ड भाई सिर्फ एक लो लाइफ था, एक लो लाइफ जिसे लू फैमिली में जगह मिल रही थी। उसे तो घुटनों पर बांटकर शुक्रगुजार होना चाहिए था, लेकिन उसमें ग्रैटिट्यूड नाम की चीज नहीं थी। ऊपर से उसने उसकी माँ से उस तरह बात की।
वो खुद को समझता क्या है? लिली के अंदर गुस्सा भर जाता है। अगर ब्लड रिलेशन ना होता तो कोई उसे दूसरी बार देखता तक नहीं। एब्सोल्यूट लो लाइफ। कुछ पलों के लिए लिली मुझे पूरी तरह भूल जाती है। मॉम, रोना बंद करो, डैड सही कह रहे हैं, ऐसे इंसान को वापस यहाँ लाना ही पड़ेगा। हम उसे बाहर रहकर लू फैमिली का नाम खराब नहीं करने दे सकते। उसकी आंखों में कोल्ड और रूथलेस चमक उभरती है। उसके दिमाग में पहले से कई प्लान्स चल रहे थे कि जब मैं इस घर के अंदर आऊंगा तो वो मेरे साथ क्या क्या करेगी। अभी लिली को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लो लाइफ पर वो इतना गुस्सा कर रही है और जिस लड़के से वो प्यार करने लगी है, वो दोनों एक ही इंसान है। गुस्से में अंधी होकर उसे दोनों के बीच कोई कनेक्शन दिख ही नहीं रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, मुझे सबक सिखाना, और वो मुझे इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। दूसरी तरफ मैं मार्कस को नई जगह दिखाता हूँ, उसके साथ जल्दी से खाना खाता हूँ और फिर स्कूल लौट आता हूँ। कैंपस में मेरा रहने का प्लेस एक 2 मंजिला प्राइवेट विला था। ग्राउंड फ्लोर पर मैं रहता था। ऊपर वाली फ्लोर पर वो सारे इक्विपमेंट्स थे जिनसे मैं सिस्टम द्वारा दिए गए रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम करता था। पिछले 2 सालों से मेरा पूरा फोकस स्पेशियल पाउच को रियलिटी में बदलने पर था। ऊपर वाले लोग इस प्रोजेक्ट को बेहद सीरियसली लेते थे। मेरी सेफ्टी के नाम पर उन्होंने 4 एलीट स्पेशलिस्ट तक असाइन किए हुए थे। अब प्रोजेक्ट लगभग पूरा होने वाला था। आखिरकार मैं अपने हाथ फ्री करके लू फैमिली से प्रॉपर्ली डील कर सकता था। विला वापस पहुंचकर मैं सीधे ऊपर लैब में चला जाता हूं। अभी तक भी मैं पूरी तरह फंक्शनल स्पेशल पाउच कंप्लीट नहीं कर पाया था। सिस्टम ने कोई नई गाइडेंस नहीं दी थी। सब कुछ मुझे खुद फिगर आउट करना पड़ रहा था। मैं लैब में बैठकर काफी देर तक सोचता रहता हूं। तभी फोन रिंग करता है और मेरी सोच टूट जाती है। मैं स्क्रीन देखता हूं, कॉल मिजुन की थी। हे ईथन, क्या तूने हाल में किसी बड़े आदमी को ऑफेंड किया है? किसी ने तेरे करंट प्लेस को लेने के लिए डबल रेंट ऑफर किया है। वो चाहते हैं कि तू 3 दिन के अंदर निकल जाए। मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर उन्होंने 4 टाइम्स रेंट ऑफर कर दिया। मैंने कभी मिजुन की हेल्प की थी, इसलिए हमारे रिलेशंस अच्छे थे, लेकिन 4 टाइम्स रेंट कोई छोटी बात नहीं थी। मुझे तुरंत समझ आ जाता है कि ये लू फैमिली का काम है। मैं शॉर्ट जवाब लेता हूँ, ठीक है मुन, मैं कल आकर अपना सामान ले जाऊंगा। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मुन ऑकवर्ड होकर बोलता है, मैं बस बता रहा हूँ कि मैं उन्हें जगह नहीं दे रहा। मैं हल्की हंसी हंसता हूँ। दे दो, 4 टाइम्स रेंट कोई मजाक नहीं होता। तुम ऐसा ऑफर क्यों रिजेक्ट कर रही हो? लू फैमिली के पास जलाने के लिए पैसा पड़ा है। 4 टाइम्स रेंट उनके लिए कुछ भी नहीं। मैं शांत आवाज में जवाब देता हूँ, वैसे भी मैं कैंपस में रह सकता हूँ, बस प्लीज उन्हें मेरी सिचुएशन के बारे में कुछ मत बताना। मिस युन तुरंत मान जाती है, ऑफ कोर्स नहीं बताऊंगी, लेकिन वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? हेल्प चाहिए क्या? मैं कुछ लोगों को जानती हूँ। उसकी आवाज गिल्ट से भरी हुई थी। मैं उसे कुछ आसान जवाब देकर कॉल खत्म कर देता हूँ, लेकिन मेरी आंखें ठंडी हो चुकी थी। मुझे पता था विक्टर कोई मूव जरूर करेगा, बस इतनी जल्दी करेगा ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। टिपिकल कैपिटलिस्ट तरीका। ऑनेस्टली ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था। मैं आईब्रो उठाता हूँ और मैसेजेस खोलता हूँ। लिली ने कई मैसेजेस भेज रखे थे। मैं कुछ पल सोचता हूँ, फिर कैजुअली उनमें से एक का रिप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपने ऑफिशियल एकेडमिक एडवाइजर डॉक्टर जैंग को कॉल करता हूँ। कोई मुझे टारगेट कर रहा है। मेरे ऑफिशियल एडवाइजर डॉक्टर जैंग थे जो कैपिटल बाहेई से आए थे। वही उन 4 स्पेशलिस्ट्स में से एक थे जिन्हें हायर अप्स ने मेरी प्रोटेक्शन के लिए असाइन किया था। उनका बैकग्राउंड ऐसा था जिसके बारे में ओपनली कोई बात नहीं करता था। इस स्कूल का हर टीचर, यहाँ तक कि प्रिंसिपल तक उन्हें एब्सोल्यूट रिस्पेक्ट देता था। जिन हाई सिटी का मेयर भी उनसे मिलने कई बार आया था, हर बार ऑलमोस्ट ओवर रिस्पेक्टफुल होकर। ऐसे 4 पावर हाउसेज मेरी बैक पर हों और फिर भी कोई मुझे परेशान करे तो चुप रहना बेवकूफी होती। लू फैमिली मूव करने से पहले मेरे पास अपना हैंड दिखाने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन अब जब उन्होंने पहला कदम उठा लिया था तो बाकी सब नेचुरली सेट हो गया। लैंडलॉर्ड का कॉल आया था। मैं काम वॉइस में बोलता हूँ, अपेरेंटली मुझे 3 दिन में निकलना होगा। लगता है मैंने किसी बड़े आदमी को ऑफेंड कर दिया है। मैं कैजुअली अडॉप्शन वाली बात भी मेंशन कर देता हूँ, जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो, लेकिन उतना ही काफी था डॉक्टर जैंग को फ्यूरियस करने के लिए, क्योंकि मैं ऐसा इंसान नहीं था जो ट्रबल क्रिएट करे। मैं स्टडी था, लो की था, डिसिप्लिन था। इतनी कम उम्र में मैंने स्पेशल पाउच जैसा प्रोजेक्ट डेवलप किया था, एग्जिस्टेंस के सबसे क्रिटिकल रिसर्च प्रोजेक्ट्स में से एक, और मैंने कभी उसकी एक डिटेल तक बाहर नहीं लिखने दी। न मैं कभी ट्रबल ढूंढता था, न अपने एबिलिटीज को लेकर एरोगेंट होता था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं सिर्फ उनका स्टूडेंट नहीं था, मैं टॉप लेवल लोगों के लिए एक क्रिटिकल रिसर्च एसेट था। और ठीक प्रोजेक्ट के फाइनल स्टेज में लू फैमिली अचानक मुझे अपना बेटा बनाने पहुंच गई। क्या वो किसी और के ऑर्डर्स पर काम कर रहे थे? क्या उन्हें कुछ पता चल गया था? ये मामूली बात नहीं थी। डॉक्टर जैंग की आवाज तुरंत सीरियस हो जाती है। ईथन, कैंपस में ही रहो, जरूरी ना हो तो बाहर मत जाना। मैं किसी को इस मैटर की जांच करने भेजता हूँ। फिर वो थोड़ा सॉफ्टर होकर कहते हैं, स्ट्रेस मत लो, लू फैमिली स्मॉल टाइम है, वो कोई रियल डैमेज नहीं कर सकते, सिर्फ एक अपार्टमेंट गया है। जिस दिन मुझे टाइम मिला मैं खुद तुम्हें बाहर ले जाऊंगा, जहां जाना हो। वो मुझे कुछ और रीअश्योरिंग बातें कहते हैं और फिर फोन काट देते हैं, लेकिन उसी पल वो दूसरी कॉल मिलाते हैं। हे, तुम्हारे पास 1 दिन है, लू फैमिली की पूरी बैकग्राउंड खंगालो, पता करो हाल में वो किन लोगों के कांटेक्ट में रहे हैं। अगर कुछ सस्पिशियस लगे, हैंडल इट। दूसरी तरफ की डायल टोन सुनते हुए मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उसी बीच लिली का रिप्लाई भी आ चुका था। वो पूछ रही थी कि क्या मैं फ्री हूँ और कह रही थी कि वो कोइंसिडेंटली चिंगबाई यूनिवर्सिटी के पास है और मुझे बारबेक्यू खिलाना चाहती है। मैं मना करने वाला नहीं था, क्योंकि कुछ ही दिनों में अगर सब प्लान के हिसाब से चला तो लिली को मेरी असली आइडेंटिटी पता चल जाएगी। उससे पहले मुझे उसकी फीलिंग्स और डीप करने थे। मैं उसे इतनी आसानी से हाथ से जाने नहीं दे सकता था। जब मैं वहां पहुंचता हूं और लिली मुझे देखती है तो वो 2 सेकंड के लिए लिटरली फ्रीज हो जाती है, फिर जल्दी से खुद को संभालती है। उसके कान हल्के लाल हो जाते हैं और वो ऑकवर्ड तरीके से हिलती है। इतनी रात को मैंने तुम्हें यहाँ बुला लिया, सॉरी। उसकी नर्वसनेस के मुकाबले मैं पूरी तरह रिलैक्स था। सॉरी मत बोलो, वैसे भी मुझे भूख लगी है। हम बारबेक्यू खाने वाले थे ना? चिंगबाई यूनिवर्सिटी के पास एक बहुत अच्छा प्लेस है, मेरे साथ चलो। लिली हल्का सा नॉड करती है, अभी भी थोड़ी डेज्ड सी। चिंगबाई यूनिवर्सिटी के आसपास पूरा एरिया
इंडिया फूड स्टॉल से भरा हुआ था। हर तरफ बारबेक्यू प्लेसेस थे। मैं सबसे अच्छे रिव्यूज वाली जगह चुनता हूँ और उसे वहाँ ले जाता हूँ। अब तक काफी रात हो चुकी थी। रेस्टोरेंट लगभग फुल था और पूरा माहौल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की आवाजों से बजिंग कर रहा था। जैसे ही मैं बैठता हूँ, आसपास के लोग मुड़कर देखने लगते हैं। कई लड़कियां बार बार मेरी तरफ ग्लांस कर रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने सामने लिली को देखा, वो पीछे हट गई और उसकी तरफ एनवी भरी नजरों से देखने लगी। उस पल लिली का प्राइड लिटरली आसमान छूने लगता है। मुझे देखने का उसका नजरिया और भी सॉफ्ट और नोटिसेबली वार्मर हो जाता है। मैं ये सब क्वाइटली ऑब्जर्व करता रहता हूँ, अंदर ही अंदर हंसते हुए। ऑर्डर देने के बाद मैं स्टाफ को इशारा करके मेन्यू वापस कर देता हूँ और ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ कहीं खो जाता हूँ, जैसे मेरा दिमाग कहीं और चला गया हो। लिली से बात करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। साफ दिख रहा था कि मेरा मूड अच्छा नहीं है। लिली अपनी सीट पर थोड़ा अनकंफर्टेबल होके हिलती है। वो काफी सोचती है और आखिर एक टॉपिक पकड़ लेती है। हमने इतना स्पाइसी खाना ऑर्डर किया है, कुछ ड्रिंक नहीं लेना चाहिए? उसकी आवाज मुझे वापस रियलिटी में खींच लाती है। जो पसंद हो ले लो, मैं कैजुअली जवाब देता हूँ। तुम्हें क्या पसंद है? मिल्क टी? मैं जाकर लिली अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि अचानक हमारे टेबल पर एक कप मिल्क टी आकर रख दिया जाता है। लिली ब्लिंक करती है, ऊपर देखती है और सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी जो सीधे मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर से लेट नाइट स्नैक पर निकले हो? वो हल्की मुस्कान के साथ कप मेरी तरफ बढ़ाती है। ये लो तुम्हारी फेवरेट जेड ग्रीन मिल्क टी। लड़की दिखने में अर्ली 20s की लग रही थी। सरफेस पर सॉफ्ट और डेलिकेट, कीवर्ड सरफेस पर, क्योंकि उसकी पहली ही लाइन उसका असली नेचर रिवील कर देती है। उसी पल लिली के दिमाग में अलार्म बेल्स बज उठती हैं। मैं काम होकर ऊपर देखता हूँ। क्लोई, तुम भी यहाँ? लड़की का नाम क्लोई गुई था। चिंगबे यूनिवर्सिटी की फाइनेंस स्टूडेंट, मुझसे 1 साल सीनियर और कैंपस की सबसे टॉक्ड अबाउट लड़कियों में से एक। लड़के उसके पीछे लाइन लगाते थे, लेकिन वो पहली नजर में मुझ पर फिदा हो गई थी। बस उसकी प्राइड उसे एडमिट नहीं करने देती थी। क्लोई कभी ओपनली नहीं कहती कि वो मुझे पसंद करती है, लेकिन जैसे ही उसे फ्री मूवमेंट मिलता, मैं जहां भी होता समहाउ वो वहां पहुंच जाती। और कोई भी लड़की अगर मेरे थोड़ा ज्यादा क्लोज आने लगे तो क्लोई किसी न किसी तरीके से उसे पीछे हटाने की कोशिश करती। आज रात भी वही हो रहा था। उसकी पहली लाइन सीधा लिली पर इनडायरेक्ट हमला थी। दूसरी लाइन मेरे साथ फेमिलियरिटी एस्टैब्लिश करने के लिए। कोई फ्रेजाइल ईगो वाली लड़की होती तो अब तक पीछे हट चुकी होती, लेकिन लिली वो लड़की नहीं थी। उसे तुरंत समझ आ गया ये मेरी राइवल है। लिली गहरी सांस लेती है और उसके अंदर का कंपेटिटिव फायर तुरंत भड़क उठता है। मैं भी लेट मील के लिए आई हूँ। क्लोई कैजुअली मेरी बगल वाली चेयर खींचकर बैठ जाती है और उसके पीछे पीछे उसकी उम्र की 3 और लड़कियां भी चेयर्स खींचकर बैठ जाती हैं।